नमस्कार दोस्तों, अब से पहली वीडियो में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत की बात की थी। प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत जहाँ एक दार्शनिक राजा की खोज में निकलते हैं और दार्शनिक राजा के लिए एक लंबी अवधि तक की शिक्षा व्यवस्था की वो बात करते हैं और न्याय की बात करते हैं। न्याय की अवधारणा में वो कहीं साम्यवादी परिवार और साम्यवादी संपत्ति के नियम को भी लागू करते हैं। आज प्लेटो का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि आज जिस हम विचारक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की बात हम करेंगे वह प्लेटो के शिष्य है और सिकंदर के गुरु, यानी कि हम बात कर रहे हैं अरस्तु की। अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के पहले वैज्ञानिक है, राजनीति विज्ञान का पितामह जनक जिन्हें कहा जाता है। प्लेटो जो राजनीति विज्ञान के पहले दार्शनिक हैं और अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के पहले वैज्ञानिक हैं। दोनों में अंतर यह है कि प्लेटो दार्शनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि प्लेटो का जितना भी विचार सिद्धांत राजनीति विज्ञान के बारे में या राज्य के या सत्ता के बारे में है वह आदर्शवादी है, जो व्यवहारिकता में कहीं दिखाई नहीं देता। अरस्तु का जो जितना दर्शन है, प्लेटो के जितने सिद्धांत हैं वो व्यवहारवादी हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें दिखाई देते हैं। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर समाज से अलग कोई व्यक्ति है भी तो या तो पशु है या वह है देवता है। और क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो इसी प्रकार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है। मनुष्य इसका आशय यह हुआ कि मनुष्य पर आत्मनिर्भरता अधिक है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है और इसी आवश्यकता के लिए और इसी जरूरत के लिए राज्य अस्तित्व में आया। प्लेटो जहाँ राज्य की उत्पत्ति के लिए देवीय सिद्धांत को मानते हैं, प्लेटो मानते हैं कि राज्य देवीय सिद्धांत यानी देवताओं ने बनाया है, और ठीक अरस्तु इसके विपरीत राज्य को किसी समझौते या देवीय सिद्धांत की उत्पत्ति नहीं मानते। वह मानते हैं कि राज्य नैसर्गिक रूप से विकासवादी क्रम में स्वतः अस्तित्व में आया। प्लेटो के अनुसार जहाँ राज्य जो है देवीय सिद्धांत है, वहीं अरस्तु के अनुसार राज्य एक विकास का क्रम है। अरस्तु कहते हैं कि सबसे पहले परिवार नामक इकाई का उदय हुआ। पति पत्नी का रूप में एक परिवार होता है या दास और स्वामी के रूप में एक परिवार नामक इकाई दिखाई देती है। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए, वह अपनी ज़रूरतमंद के लिए या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य परिवार के संपर्क में आता है, और इस तरह परिवार से परिवार जब मिलते हैं तो बहुत सारे परिवार मिलकर एक गांव के विकास करते हैं, गांव का निर्माण करते हैं। फिर यह गांव अपने सुख, भौतिक और बौद्धिक विकास के लिए फिर यही परिवार ग्राम बन जाते हैं, गांव बन जाते हैं। बहुत सारे परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते हैं, भौतिक और नैतिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। फिर इसी तरह गांव की आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं हो पाती, उसे दूसरे गांव की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक परिवारों का समूह गांव बनता है और गांव का समूह जनपद राज्य के रूप में हमें दिखाई देता है, जो अपनी भौतिक, नैतिक और सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए राज्य को अस्तित्व में लाता है। आदर्श राज्य की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, उनका आदर्श राज्य नैतिक स्वरूप है, यानी कि नैतिकता को बल दिया गया। मध्यम मार्ग का सिद्धांत को अपनाता है और विधि का शासन है। यह संवैधानिक विधि के द्वारा ही यहाँ शासन किया जाता है। राज्य के आवश्यक तत्व में अरस्तु बताते हैं कि जनसंख्या, क्षेत्र, जनचरित्र ये आवश्यक तत्व हैं। जनसंख्या के बारे में अरस्तु कहते हैं कि वह ना तो कम हो और ना ही इतनी अधिक हो कि जिसका भरण पोषण ना किया जा सके। क्षेत्र के बारे में अरस्तु कहते हैं कि राज्य का क्षेत्र इतना विस्तारवादी चाहे भले ना हो, लेकिन राज्य का क्षेत्र ऐसा जरूर हो जहाँ उपजाऊ भूमि हो, जंगल हो, जल हो, जमीन हो, ताकि जनसंख्या का भरण पोषण अच्छे से हो सके। जब हम जनचरित्र की बात करते हैं तो उसमें वो 3 चीज़ें बताते हैं: साहस, उत्साह और जागरूकता। वो कहते हैं प्रत्येक नागरिक में साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए। अरस्तु वर्ण व्यवस्था का भी जिक्र करते हैं। वर्ण व्यवस्था में वो कृषक, शिल्पी, सैनिक
व्यापारी, पुरोहित और शासक को लेते हैं। कृषक और शिल्पी को वह नागरिक की दृष्टि में नहीं रखते, वह इन्हें दास की श्रेणी में रखते हैं। सैनिक, व्यापारी और पुरोहित और शासन, इन्हें वह नागरिक के क्षेत्र में रखते हैं और इन्हीं के लिए शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। अरस्तु अपने राज्य के सिद्धांत में जब वह अपने गुरु प्लेटो के साम्यवादी परिवार के सिद्धांत को नकार देते हैं, वो कहते हैं कि संपत्ति का भी साम्यवाद को नकारते हैं कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति के द्वारा ही व्यक्ति का विकास हो सकता है, परिवार में रहकर ही व्यक्ति का विकास हो सकता है। इसलिए वह परिवार और संपत्ति दोनों के साम्यवादी दृष्टिकोण के अपने गुरु के विचार को त्याग देते हैं। वह व्यक्तिगत संपत्ति की बात करते हैं। प्लेटो जहाँ राज्य को राजतंत्र के रूप में देखते हैं, वहीं अरस्तु का राजतंत्र लोकतांत्रिक रूप में हमें दिखाई देता है। प्लेटो जो है असेंबली, विधायिका के द्वारा, कानून के द्वारा शासन करने की बात करते हैं। कानूनों को लागू करने के लिए वो कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल की बात करते हैं और न्याय के लिए न्यायालय की बात भी करते हैं। प्लेटो के द्वारा स्थापित की गई एकेडमी, प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य और सबसे नज़दीक और उनकी शिक्षा को ग्रहण करने वाले अरस्तु को प्लेटो की अकादमी का दायित्व प्लेटो के बाद में नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय पर प्लेटो के अकादमी ये नियम यह था कि वो परिवार के या प्लेटो के किसी रक्त संबंधों में से ही होना चाहिए था, जो कि अरस्तु नहीं थे। इसीलिए अरस्तु ने नाराज होकर प्लेटो के अकादमी को भी उनके देहांत के बाद छोड़ दिया था। प्लेटो के बाद में अरस्तु का राजनीतिक चिंतन हमें आदर्श राज्य के साथ साथ नगर राज्य और जनपद राज्यों की सीमाओं के बारे में भी बताता है। अरस्तु अपने समकालीन सिद्धांतकारों के साथ मिलकर राज्य की कर्मिक विकास की बात करते हैं। आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।